नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वंस अगेन आपके अपने मनपसंद चैनल टॉक शो में जिसका नाम है जीटीटी टॉक शो। जहां पे हम करते हैं मन की बात और सीखते हैं, समझते हैं और पूछते हैं कि क्या करना ज़रूरी है, क्या राइट प्रोसेस है, क्या राइट थॉट प्रोसेस हमारा होना चाहिए, किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे रेज़िलियंस डेवलप करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, जल्दी का सफ़र जल्दी निकल जाता है, लेकिन लंबे रहने तक के लिए आपको धीरे-धीरे फुटस्टेप बढ़ाने पड़ेंगे और अपनी कमियों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, खामियों को हटाना पड़ेगा, तभी तो आप एक सक्सेसफुल प्रोटेक्टर बनेंगे। तो चलिए, बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं हमारे अगले गेस्ट, नन अदर देन आई एम टॉकिंग अबाउट अभिषेक अग्निहोत्री सर। नमस्ते, नमस्कार अभिषेक सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पे आए, दिल से मैं आभारी हूँ। आशा करता हूँ कि आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहेगा और आज का जो टॉपिक जो हमने आज चुना है, आई थिंक सबसे एंटरटेनिंग टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, हर जगह बज़ है इस टॉपिक के बारे में कि कैसे पैसा कमाना और हर दूसरा व्यक्ति आज के डेट में सिर्फ ऑप्शंस की बातें करता है। और जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैंने आपको देखा है कि इवन आप भी ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑप्शंस में, आई थिंक लास्ट 20 ईयर से। तो ये बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला हमारे लिए और मैं एक लेमन लैंग्वेज या एक लेमन पीपल की मैं भाषा में मैं जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि आप क्या अप्रोच रखते हैं, क्या स्टाइल है आपका और किन किन चीजों जो बोलते हैं प्रोज एंड कॉन्स, कैसे हम कॉन्स को सुधारें कि हम प्रोज वाले एंगल में पहुंच जाए। तो ये छोटी सी कोशिश रहेगी, ट्राई करेंगे लंबे चीजों को छोटे शब्दों में समझाएं, सटीक शब्दों में समझाएं और लोगों को सही नॉलेज मिले राइट टाइम एंड राइट प्लेस। तो श्योर मुकेश। शुरुआत करने से पहले अभिषेक सर मैं चाहता हूँ छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में दें। पहले लोगों को पता तो चले कि अभिषेक अग्निहोत्री है कौन, कितने सालों से हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, प्लीज। मुकेश, मेरा नाम अभिषेक अग्निहोत्री है और मैं पिछले करीब 14-15 साल से एक्टिवली मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ। एंड आप कह सकते हैं कि ट्रेडिंग फॉर माय लिविंग, माय ऑल लिविंग थिंग्स। मेरे मेरे जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी मेरा डेली एक्सपेंसेस हैं या जो भी मेरी लाइफस्टाइल है, वो ट्रेडिंग के थ्रू ही मैं उसको मेंटेन कर रहा हूँ। और I started my career in 2002, but एक्चुअली मैं बाई क्वालिफिकेशन MCA हूँ। सो मेरी जो एंट्री हुई थी स्टॉक मार्केट में वो एज ए सिस्टम्स इंजीनियर हुई थी। मैंने किसी ब्रोकिंग फर्म को ज्वाइन किया था एज ए सिस्टम्स इंजीनियर। मैं उनके नेटवर्क्स वगैरह देखता था। उसके बाद में 3-4 साल के बाद में आई शिफ्टेड टू फ्रंट ऑफिस जॉब। उसमें कुछ रिसर्च डेस्क में मैंने पार्टिसिपेट किया एंड मुझे कुछ अच्छे बॉसेस मिले, अच्छे कलीग्स मिले, अच्छी टीम्स मिली, तो मैं आज यहाँ आपके सामने हूँ। एंड आई एम रनिंग माय सेटअप विद आई थिंक 25 पीपल, जो कि सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस में ही ट्रेड करते हैं। ग्रेट 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 ग्रेट। तो दिस इज सर मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए लोग बोलते आपने जो ये ऑप्शंस जो ये चुना है, जो आपका जो वेटेज है जहां पे आप करते हैं, कमा रहे हैं, ब्रेड एंड बटर आपका चल रहा है, तो ऑप्शंस ही क्यों, फ्यूचर क्यों नहीं या फिर कैश मार्केट में क्यों नहीं? क्योंकि आजकल तो एवरी सेकंड एडवर्टाइजमेंट अगर आप देखेंगे 500 लगाइए 5000 कमाइए, यही दिख रहा है हमें तो हर जगह क्लिक बेट, और लोग बोल भी रहे हैं, तो ऑप्शंस ही क्यों? एक्चुअली मैं अपना बताता हूँ, बाकी का तो मुझे पता नहीं। मैं अपना बताता हूँ कि मुझे ऑप्शंस क्यों पसंद आए। एक्चुअली मैथमेटिकल बैकग्राउंड था, मैंने BSc किया है मैथमेटिक्स से। उसके बाद मैंने MCA किया है, तो थोड़ा सा लॉजिकल टाइप का थिंकिंग था शुरुआत से ही। मुझे ऑप्शंस में काम करना बेहतर और अच्छा इसलिए लगता था क्योंकि वो मुझे अट्रैक्ट करते थे। और 2004-5 में लोग ऑप्शंस को उतना ज्यादा भाव नहीं देते थे। दे यूज टू फियर विद द ऑप्शंस। उनको एक एक अजीब सा डर था ऑप्शंस को लेकर के। देन आई स्टार्टेड माय जर्नी विद ऑप्शंस और मुझे ऑप्शंस बहुत अच्छे लगे बिकॉज आई कैन क्रिएट कॉम्बिनेशंस ऑफ थिंग्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ आइडियाज, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज विद द ऑप्शंस। और मुझे लगा कि इससे सेफ तो कोई चीज है ही नहीं ट्रेड करने के लिए। मैंने ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग करनी शुरू नहीं की थी। मैंने ट्रेडिंग करनी शुरू की थी इसलिए क्योंकि मुझे ट्रेडिंग में बड़ा इंटरेस्ट था। और शुरुआत में ऐसा कोई टारगेट नहीं था कि मैं ट्रेडिंग के थ्रू ही अपनी लाइफ गुजारने वाला हूं या फिर इसके ऊपर ही फुली डिपेंडेंट होने वाला हूं, जैसे आज की डेट में लोग ये प्लान कर पाते हैं और ये सोच पाते हैं कि वो अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ ट्रेडिंग के थ्रू
गुजारेंगे और उसके थ्रू अपना बड़ा पैसा, बड़ा करियर बनाएंगे। उस टाइम पे ऐसी थिंकिंग लोगों की नहीं हुआ करती थी, स्पेशली जो न्यू एंट्रेंट होते थे या जो लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे होते थे, बिकॉज स्टॉक मार्केट को एज ए करियर उस समय नहीं लोग सोचते थे। ओके। जिस तरीके से अभी अभी लोगों की सोच बदली है, दे यूज टू थिंक लाइक कि वो स्टॉक मार्केट में करियर और फ्यूचर बना सकते हैं। मेरे टाइम पे जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, उस समय धारणा ऐसी नहीं थी। तो मुझे ऑप्शन इसलिए पसंद आया क्योंकि मैं ऑप्शंस के साथ बहुत कुछ कर सकता था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन कर सकता था, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकता था। तो मेरा ऑप्शंस के जो अट्रैक्शन था वो इस वजह से था कि मैं अपनी मैथमेटिकल लॉजिकल जो थिंकिंग थी वो ऑप्शंस के थ्रू एक्सप्लोर कर सकता था। दैट्स इट। और ओके, आज की ग्रेट। डेट में ऑप्शंस के को लेकर के लोग जिस तरीके से अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसके पीछे जहां तक मैं समझता हूँ दो दो मेन कारण है। सबसे पहला तो ये कि ऑप्शंस जिस तरीके से मुझे अट्रैक्ट किए थे, अभी नई जनरेशन जो आ रही है उसमें ज्यादातर इंजीनियर्स हैं, ज्यादातर लॉजिकल थिंकिंग वाले लोग हैं। तो हो सकता है उनको भी वही चीज अट्रैक्ट करती हो कि दे कैन डू वंडर्स विद द कॉम्बिनेशंस। और दूसरा चीज मुझे ये लगता है कि ऑप्शंस में प्ले करने के लिए आपको शायद बहुत बड़े पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है इन स्टार्टिंग। सो आप ऑप्शन में एक छोटे कैपिटल के साथ भी ये सोच सकते हो कि आप बड़ा पैसा बना सकते हो। तो मुझे ये दो रीजन समझ में आते हैं। तीसरा रीजन जो है वो मेरे हिसाब से हिस्टोरिकली अगर मैं कनेक्ट करूं, तो जब मार्केट इस तरीके से कहीं पे ग्रो हो रही होती जैसे इस समय इंडिया में है, इंडिया में स्टॉक मार्केट इंट्रोड्यूस हो रही है आम आदमी के पास, जो अभी तक नहीं थी। अभी आम आदमी डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज से, वो ट्रेड ले रहा है, वो ट्रेड स्क्वायर अप कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस रियलाइज कर रहा है, जो पहले नहीं था। या तो लोग म्यूचुअल फंड्स के रूट के थ्रू स्टॉक मार्केट में आते थे या फिर नहीं आते थे। अभी क्या है कि जब से मोबाइल सेट्स आए हैं, लोगों के हाथ में स्मार्टफोन्स आए हैं, तब से ये फैसिलिटी है लोगों के पास कि वो एक क्लिक पे अपने मोबाइल के थ्रू ट्रेड रूट कर सकते हैं। तो आई थिंक अभी बहुत वास्ट पॉपुलेशन है इंडिया की, अभी बहुत छोटा हिस्सा ही कवर हुआ है। और जैसे जैसे ये पॉपुलेशन का इंटरेस्ट मार्केट में बढ़ता जाएगा, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ेगा, बिकॉज यहाँ पे वो लेवरेजिंग का बेनिफिट लेते हुए कम पैसे से बड़ा पैसा बनाने के बारे में सोच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वही हो रहा है इंडिया में जो लेट 80s में अमेरिका में हुआ था। वहां भी स्टॉक मार्केट में जब लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा, तो सबसे पहले लोगों ने डेरिवेटिव मार्केट्स में अंधाधुंध ट्रेडिंग करनी शुरू करी। तो वही इंडिया में रिपीट हो रहा है। वी आर नॉट न्यू टू दिस स्टोरी। ओके, So ग्रेट, ग्रेट। according to me, this is the only situation which is repeating after 20-30 years in ठीक है। India. तो आपने जैसे कहा कि यू आर डूइंग ट्रेडिंग सिंस 2002, तो मैं जानना चाहूंगा ऐसा कोई कमी जो आज भी आपके अंदर है और आप चाहते हैं कि मैं उसे सुधारूं, वीकनेस। Actually, not from 2002. I started my journey in stock market area from 2002. But अगर मैं फ्रंट एज अ ट्रेडर जर्नी की बात करूं, तो वो दैट स्टार्टेड इन 2007 आई थिंक। ओके, तो 5 साल 7। मुझे लग गए बैक से सिस्टम से फ्रंट ऑफिस तक आते आते, बीच में रिसर्च का एक बड़ा सा नदी क्रॉस करके। तो उसके बाद मेरा जर्नी और करियर शुरू हुआ। 2007 से ऑलमोस्ट मैं इंडिपेंडेंट ट्रेडर की तरीके से ही ट्रेड कर रहा हूँ। टीम्स होती हैं हमारे पास, पार्टनर्स होते हैं, एसोसिएशन होता है ब्रोकर्स के साथ, और उसी कॉम्बिनेशन को हम आगे बढ़ाते हुए काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से मुझे करीब तभी तो मैंने आपसे 14-15 साल बोला, एज ए ट्रेडर मेरी जर्नी रही है 14-15 साल की, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ऑप्शंस ही ट्रेड किए हैं। फ्यूचर और कैपिटल मार्केट के प्रति मेरा उतना ज्यादा इंटरेस्ट कभी लगाव रहा नहीं जितना कि ऑप्शंस के साथ रहा, बिकॉज ऑप्शंस में थोड़ी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है, और मैथमेटिक्स को ट्वीक करने में मुझे थोड़ा मजा आता है, तो इसलिए ऑप्शंस को मैंने पसंद किया। हाँ, रही बात कमी, तो देखिए कमियां स्टॉक मार्केट आपको रोज जब आप 9:15 टर्मिनल के सामने होते हैं, तो हर दिन आपको एक अपनी नई कमी पता चलती है। बेटर ट्रेडर वो होता है जो उन कमियों से सीख लेता है और अगले दिन वो रिपीट नहीं करता है। नहीं तो मार्केट इतनी डायनामिक चीज है कि आपको शायद एक लाइफ कम पड़ती है सारी चीजें सीखने के लिए। मुझे लगता है कि बहुत सारी कमियां हैं जिनको कि मुझे दूर करना है, और बहुत सारी कमियों को मैं दूर कर चुका हूँ। बट ट्रेडर की जर्नी जो बहुत ट्रेडर की जो जर्नी होती है बहुत लंबी होती है। वो टाइम के साथ चीजें सीखता है।
टाइम के साथ सीखता है किस तरीके से लॉसेस को छोटा करना है, प्रॉफिट्स को बढ़ाना है, किस तरीके से ग्रीड एंड फियर, एक्चुअली ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये यहाँ पे पैसे का उतना महत्व या स्ट्रैटेजी का उतना महत्व नहीं है जितना कि आपकी साइकी का है। अगर आप अपनी साइकोलॉजी को ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हो तो आप एक बेटर ट्रेडर हो, और उसमें टाइम लगता है, यू इम्प्रूव ग्रेजुअली। ग्रेट सो ग्रेट ग्रेट देयर इज अ स्कोप, और मैं अभी भी इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। ग्रेट ग्रेट, बहुत ही बेहतरीन आंसर दिया। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं छोटे शब्दों में, तो कमियां कुछ भी नहीं है और कमियां सब चीज है। बस हमें स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें उन चीजों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और जिस दिन हमने कंट्रोल कर लिया, वी कैन बी अ प्रो ट्रेडर। राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एज ए ट्रेडर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, 9:15 बजे से पहले जब हम हमारे हमारे थॉट प्रोसेस जो होता है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। हमारे पास बहुत सारा नॉलेज होता है, बहुत सारा हमारे पास डिसिप्लिन होता है, लेकिन जब स्क्रीन शुरू हो जाती है, जब टिक्स आने लगते हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट आने लगता है, उसके बाद आप मार्केट के लेवल पे खड़े होते हैं। उससे पहले हम मार्केट से दूर खड़े होकर मार्केट को देख रहे होते हैं, विजुअलाइज कर रहे होते हैं, या कंक्लूजन निकाल रहे होते हैं। लेकिन जब हम मार्केट के लेवल पे खड़े होते हैं, उस समय आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने रिस्क मैनेजमेंट को किस तरीके से लेके आगे बढ़ते हैं, वो मैटर करता है। और उसको किसी बुक से, किसी ट्रेनर से सीखा नहीं जा सकता है। इसके लिए आपको मार्केट में टाइम देना पड़ता है। सो दैट्स इट। ग्रेट 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 ग्रेट। तो हमारे इंडिया में किस्सा है 21 दिन में पैसा डबल, क्या हो सकता है ऑप्शन के थ्रू? देखिए, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। मैं किसी भी चीज को रूल आउट नहीं करता, बिकॉज मैंने देखे हैं एग्जांपल्स, लोगों को वर्टिकल ग्रो करते हुए देखा है, और बहुत सारे बहुत बड़े बड़े एलिफेंट्स को मैंने डूबते हुए भी देखा है। तो कुछ भी रूल आउट नहीं कर सकता मैं इस मार्केट में। हाँ, जरूरत ये है कि आप अपने ग्राउंड्स को जरूर जान के चलें, बिकॉज एक बार अगर वो ग्राउंड आपने लूज कर दिया, तो दोबारा एक बहुत अच्छा जो एरिया जिसको लेकर के आप अपना करियर फ्यूचर बना सकते थे, उसके प्रति आप नेगेटिव हो जाते हैं। तो जरूरत ये है कि आप थोड़ा सा समय दें। टाइम इज इक्वल टू मनी वाला जो इक्वेशन है ना, स्टॉक मार्केट में एकदम से सही है। यहाँ पे या तो आपके पास पैसा आता है या फिर आपका टाइम लगता है। अगर आप टाइम देते हो तो आप पैसा कमाना सीख जाते हो। जो लोग बहुत हड़बड़ी में रहते हैं पैसा कमाने की, वो पैसा नहीं कमाते हैं, जनरली मैंने ये देखा है। बाकी अगर आप टाइम देने को तैयार हो और पेशेंट फुली काम करने के लिए तैयार हो, तो आप पैसा बनाते हो। ये मार्केट सबको फ्लरिश करती है। मैंने लोगों को फ्लरिश होते देखा है, मैंने लोगों को स्क्रैच से बहुत अच्छा स्टैंडर्ड बनाते देखा है। बहुत सारे लोगों की फैमिलीज आज स्टॉक मार्केट के काम के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बट परसेप्शन आपका क्लियर होना चाहिए कि आपके पास कितना पैसा है। 5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए कमाना मुश्किल है, 1 करोड़ रुपए से 5 लाख रुपए कमाना आसान है। ये इक्वेशन जो समझ जाएगा वो एक बेटर ट्रेडर हो जाएगा, और उसी हिसाब से अपना रिस्क मैनेज करके चलेगा। इट इज ऑल अबाउट मनी मैनेजमेंट, दैट्स इट। तो अगर मैं कंक्लूड करना चाहूं तो स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट मनी मैनेजमेंट, राइट? मनी मैनेजमेंट, रिस्क मनी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, इमोशनल इमोशनल पार्ट को आप किस तरीके से मैनेज करके चलते हैं। बिल्कुल, अब इमोशन पे आते हैं। देखिए, टॉपिक बहुत ही गहरा गहरा टॉपिक है, और मैं आपसे बिल्कुल जानना चाहता हूं। तो इमोशन, हाउ डू यू कंट्रोल इमोशन? सपोज कीजिए मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया, सो व्हाट डू यू डू टू कंट्रोल योर इमोशन? क्या करना चाहिए, या फिर आप ऐसा कोई प्रैक्टिस बताए जो करूं मैं, और मैं अपने आप को डेवलप करूं? देखिए, एक आम ट्रेडर में जो किसी दूसरे सेगमेंट में ट्रेड करता है और एक ऑप्शन ट्रेडर में फर्क यही आ जाता है। इसीलिए मुझे ऑप्शंस पसंद है। ऑप्शंस में अगर आप थोड़े से डिसिप्लिन कम हो या आपका मनी मैनेजमेंट थोड़ा सा पुअर है, तो भी आप सरवाइव कर जाते हैं। तो जो लोग ऑप्शन से ही शुरुआत करते हैं मार्केट में, मैं उनके लिए अच्छा फील करता हूँ, क्योंकि उनका मनी मैनेजमेंट प्रॉपर होता है। एक्चुअली ऑप्शन ट्रेडर के साथ ये फैसिलिटी होती है कि वो ट्रेड डालने से पहले ही अपना रिस्क डिफाइन कर सकता है। बाकी किसी सेगमेंट में ये चीज अवेलेबल नहीं होती। आप चाहे इंट्राडे ट्रेड लें या फिर कैरी ओवर ट्रेड लें, आप स्ट्रैटेजी बना करके अपना रिस्क पहले ही डिफाइन करके उस पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको पता रहता है कि इस पोजीशन में मैं मैक्सिमम कितना लूज करने वाला। ओके, ग्रेट। तो चलिए, जहां तक हम ऑप्शंस की बातें कर रहे हैं, तो लेट्स चलिए मैं थोड़ा सा डिग करता हूं। ये बताइए कि डे स्टार्ट हुआ 9:15, ओके, हाउ डू यू डिसाइड कि वेदर मार्केट इज अप ट्रेंड,
डाउन ट्रेंड और साइडवेज फॉर बीइंग एज अ ट्रेडर एज एन ऑप्शन प्लेयर। आई थिंक मेरा ये पहला मोटिव होना चाहिए, व्हाट आई बिलीव, कि सबसे पहले मुझे मार्केट की डायरेक्शन पता चले। तो क्या आप डायरेक्शन देख के ट्रेड करते हो या फिर यू गो विथ स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल विथ सम लाइक सिस्टमेटिक रूल? देखिए, स्ट्रैटेजीज पे मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ। मेरा मेरा जैसे मैंने बताया, मेरा अपना इंटरेस्ट ऑप्शन के ग्रीक्स में रहता है। ओके। सो सपोज इफ आई एम ट्राइंग फॉर थीटा, तो आई न्यूट्रलाइज ऑल माई अदर ग्रीक्स। मुझे सिर्फ थीटा से मतलब है, तो मैं थीटा को किस तरीके से कैप्चर करूंगा बाय न्यूट्रलाइजिंग डेल्टा एंड वेगा, वो स्ट्रेटजी मुझे तैयार करनी है। Okay. अगर मुझे डेल्टा मूवमेंट लेना है, अगर मुझे मार्केट की डायरेक्शन को प्ले करना है, इट मींस आई एम प्लेइंग डेल्टा। सो फिर उस केस पे मुझे मार्केट की डायरेक्शन को जज करना है थ्रू चार्ट और थ्रू डेरिवेटिव डेटा। वो मेरी अपनी टेक्निक्स हैं कि किस तरीके से मैं मार्केट के मूवमेंट को, मार्केट के डायरेक्शन को जज करता हूँ। वहां पे मैं डायरेक्शन ले सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को या मार्केट में जो डर है, जो फियर है, उसको प्ले करना है, तो मैं बाकी के जो दूसरे ग्रीक्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करके सिर्फ और सिर्फ फियर को प्ले करने की कोशिश करूंगा। तो एट ए टाइम मैं एक ही चीज को प्ले करता हूं, एट ए टाइम मैं एक से ज्यादा चीज को प्ले करने की कोशिश नहीं करता हूं। इसलिए मेरा जो विनिंग रेशियो है वो बाकी जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं उनसे थोड़ा सा ज्यादा रहता है, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ एक एरिया पे रहता है। Okay. और उसको मैनेज करना ज्यादा आसान रहता है। ग्रेट ग्रेट। तो जैसा कि आपने कहा कि यू फोकस ऑन स्ट्रेटजीज, राइट? तो मुझे जानना है कि आप नेकेड तो प्ले नहीं करते, आप हेज ज्यादा करके पोजीशन चलते हो और उसके बाद आप देखते हो थीटा पे प्ले करना है या फिर आईवी पे या डर पे, राइट? कि ऑप्शंस के बारे में जैसे आपने बोला कि लोग नेकेड प्ले करते हैं, ऑप्शंस को ट्रेडिंग टूल की तरीके से यूज करते हैं, तो मेरा मानना यह कि ऑप्शंस को बाकी सेगमेंट के तरीके से देखना नहीं चाहिए। ऑप्शंस अगर आपको फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप अपना रिस्क बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो आपको ऑप्शंस में नेकेड ना जाकर के स्ट्रेटेजीज के थ्रू ही प्ले करना चाहिए। वहां पे आपका रिस्क बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाता है और रिवॉर्ड्स काफी अच्छे हो जाते हैं। तो अगर आपके पास ये फैसिलिटी है तो वाई शुड यू गो नेकेड? कोई रीजन नहीं बनता है कि आप ऑप्शंस को नेकेड प्ले करें। तो मेरा परसेप्शन, मैं ऑप्शंस को कभी नेकेड प्ले नहीं करता हूं। मेरा परसेप्शन बिल्कुल क्लियर है कि ये जो टूल है ये शुरुआती दौर में इंश्योरेंस टूल की तरीके से डिजाइन किया गया था, और ये जो टूल है ये मुझे फैसिलिटी देता है कि मैं अपने पैसे को ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता हूं। तो मैं उसी तरीके से मैनेज करूं, मैं इसको एक स्पेकुलेटिव टूल की तरीके से यूज करूं। स्पेकुलेशन के लिए अगर मुझे प्ले करना है तो मैं फ्यूचर मार्केट या कैश मार्केट में जा सकता हूं, वहां मुझे ज्यादा बेटर रिटर्न मिल सकते हैं विद द सेम काइंड ऑफ रिटर्न रिस्क। तो फिर मुझे जरूरत नहीं लगती है कि मुझे ऑप्शंस को कभी नेकेड प्ले करना चाहिए। ओके। तो ऑप्शंस खेलते खेलते हमने ये जाना कि आप कैसे कंट्रोल करते हो इमोशंस, बट आपने पहले ये भी कहा था कि जो एक ऑप्शन प्लेयर होता है उसको अपना रिस्क पता होता है। तो क्या उसी तरह आपको अपने आपके टारगेट्स भी पते होते हैं, या फिर अगर मान लीजिए मार्केट एग्जैक्टली, और बिल्कुल बढ़िया चल रहा है तो आप बिल्कुल। एग्जिट करते हो या फिर आप ट्रेल करते हो, क्या करते हो? व्हाट इज योर अप्रोच? इट डिपेंड्स कि अगर सारी चीजें मेरे फेवर में आ रही हैं तो आई विल ट्राई फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, बट नॉट 100% प्रॉफिट। देखिए, ऑप्शन प्लेयर्स में एक ये भी कमी होती है कि वो बहुत ज्यादा मल्टीपल्स में सोचने लगते हैं। अगर उनको रियलाइज प्रॉफिट अच्छा रियलाइज हो रहा है तो वो बुक नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से अगर मैंने कोई फिगर अपने दिमाग में लेके चला हूं और वो फिगर मुझे 4 दिन में अचीव होने की बजाय 2 दिन में ही अचीव हो रही है, तो मैं आई एग्जिट द पोजीशन। बट नॉर्मली लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो वो होता क्या है कि वहां से यू टर्न हो जाता है मामला, तो आधा वो प्रॉफिट चला जाता है, विच इज वेरी डिप्रेशन। नहीं तो तो फिर वहां पे हम तो ऐसे लगा सकते हैं ना, ट्रेलिंग एसएल तो कर ही सकते हैं हम वहां पे। ऑप्शंस, अगर आप ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में प्ले कर रहे हो तो आपको एसएल की ओके। जरूरत ऐसा पड़ती नहीं, हाँ हाँ बिकॉज आप बिल्कुल। ऑलरेडी उस लेकर के चल रहे होते हैं। तो उस केस में आपको एसएल की जरूरत नहीं पड़ती है थियोरेटिकली। मतलब आप प्रैक्टिकली तो आप एमटीएम का एसएल लगा सकते हो कि चलो मैं जो मैंने फंड इसमें डिप्लॉय किया है उसका 2-3% अगर जाने लगेगा विदाउट एनी प्रॉपर रीजन, तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। और अगर मैं मैनेज कर सकता हूं तो मैं मैनेज करूंगा, नहीं तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। आप एमटीएम का एसएल लगा सकते हैं, बट नॉट लाइक कि जिस तरीके से आप फ्यूचर्स में या कैश मार्केट में एसएल लगाते हैं कि कोई एक प्राइस पॉइंट आएगा वहां पे मैं निकल जाऊंगा। आई डोंट थिंक कि मुझे ऑप्शन स्ट्रैटेजी में उस तरीके की किसी एसएल की जरूरत है, बिकॉज मेरी पोजीशन पहले से ही हेज्ड है, तो मुझे उस टाइप की एसएल की जरूरत है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि कई बार मुझे प्रॉफिट्स जल्दी रियलाइज हो जाते हैं, जो जो टारगेट डेट है उससे पहले ही मुझे प्रॉफिट रियलाइज होने लगते हैं, तो मैं उस केस में प्रॉफिट्स बुक कर लेता हूं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में 2 टाइप के लोग होते हैं, 2 टाइप की दुख है। एक वो जो प्रॉफिट नहीं आया,
एक दुख वो है, जो प्रॉफिट आ सकता था वो मैं नहीं ले पाया, मतलब मैंने छोटा प्रॉफिट बुक किया। तो मैं दूसरी कैटेगरी के वाले लोगों में से हूँ कि छोटा प्रॉफिट आ गया तो मैं बुक करके दुखी होना पसंद करता हूँ, बजाय इसके कि मैं उस प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट होते हुए देखूं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत ही सही अप्रोच है। तो सर, मैं एक्चुअली एक और क्वेश्चन आ रहा है एक और क्वेश्चन आ रहा है। आप ऑप्शंस प्ले करते हो, तो आपके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि यार ऑप्शंस तो मेरे एक स्ट्रेटेजी रूल बेस्ड सिस्टम है जो मुझे फॉलो करना है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई शुड गो विथ नेकेड और आई शुड प्ले इन फ्यूचर? क्या आप स्टॉक्स में भी प्ले करते हो, स्टॉक्स के ऑप्शंस भी खेलते हो, या फिर आप इंडेक्स ऑप्शंस पे प्ले करना ज्यादा पसंद करते हो? एवरीथिंग एवरीथिंग जिसके ऑप्शंस अवेलेबल है मैं उन सब में प्ले करता हूँ, स्टॉक्स एज वेल एज इंडाइसेस, ओके, निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स सभी में प्ले करते हैं हम लोग। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो जैसे कि हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि ये महीना रिजल्ट का महीना है, तो क्या आप जैसे कोटक का रिजल्ट है, तो क्या आप मंडे को प्ले करना चाहेंगे? कोटक में आपके कुछ पोजीशन हेज पड़े हुए, या फिर आप नया लेग बनाओगे एक्चुअली ट्यूसडे से? रिजल्ट्स और इवेंट्स के लिए हमारे पास एक सेट ऑफ स्ट्रेटजीज हैं। ओके, एक्चुअली रिजल्ट्स और इवेंट्स कभी भी होते हैं तो वहां पे वोलेटिलिटी प्ले करने का मौका हमारे पास अच्छा बनता है। बिल्कुल। तो नॉर्मली इवेंट से पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्लोज करता हूँ, नॉर्मली इवेंट से पहले वोलेटिलिटीज अपने हाई पे होती है, और जैसे ही वो इवेंट आ जाता है या न्यूज आ जाता है या सपोज रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद वोलेटिलिटी होती है, बर्स्ट हो जाती है, मतलब उसकी हवा निकल जाती है, वो कम हवा आ निकल जाती है। जाती, बिल्कुल हम उस बिल्कुल। केस में वोलेटिलिटी बर्स्ट का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं रिजल्ट आने के बाद। रिजल्ट आने से पहले भी कई बार हम पोजीशन बना लेते हैं बाय एनालाइजिंग कि इसकी रेंज क्या है, तो उस रेंज के अकॉर्डिंग हम उसमें कोई भी पोजीशन जिससे हमें वोलेटिलिटी में फायदा मिल सकता है, वोलेटिलिटी बस्ट का फायदा मिल सकता है, हम वो पोजीशन बना लेते हैं। तो हर एक काम के लिए, हर एक इवेंट के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए वी हैव डिफरेंट स्ट्रेटेजी, सो वील ओके, डिप्लॉय दोज ऑन दोज इवेंट्स और हम उसको प्ले आउट करते हैं। तो बिल्कुल करते हैं, हम कोटक बैंक को भी करेंगे, आईसीआईसीआई बैंक को भी करेंगे, टीसीएस इन्फोसिस को भी हमने प्ले किया था, वी प्ले बिल्कुल आउट ऑल बिल्कुल। दीज। सो आई वांटेड टू नो कि आपके पास टोटल कितने स्ट्रेटेजीज रखे हुए हैं, लाइक 4 5 6 7? देयर शुड बी मल्टीपल स्ट्रेटेजीज इन योर पॉकेट ऑलवेज, कि हाँ भाई ये सिचुएशन होगा ये अप्लाई करना, ये सिचुएशन है ये अप्लाई करना, नथिंग एल्स। स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी है कि कौन सा ग्रीक मैं किस समय प्ले करना चाहता हूँ। ओके, अगर मुझे वेगा प्ले करना है, अगर मुझे वोलेटिलिटी प्ले करना है, तो उसके लिए मेरे पास अलग स्ट्रैटेजी है, हो सकता है एक से ज्यादा स्ट्रैटेजी हो वेगा प्ले करने के लिए। अगर मुझे सिंपल थीटा का बेनिफिट उठाना है तो उसके लिए अलग स्ट्रैटेजीज है, उसके लिए अलग रूल्स हैं। तो जो तीन ग्रीक्स प्लेएबल हैं स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में, आप थीटा प्ले कर सकते हैं, आप वेगा प्ले कर सकते हैं, आप डेल्टा प्ले कर सकते हैं। तो तीनों को प्ले करने के लिए मेरे पास अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं। ओके। ठीक है, तो जब जिस कॉम्बिनेशन की मुझे जरूरत पड़ती है और मुझे पता है कि मुझे प्ले कौन सा ग्रीक करना है, बाकी ग्रीक्स को न्यूट्रलाइज करते हुए मैं उस स्ट्रेटजी को कॉल करता हूँ और उस स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ। दिस इज इट। ग्रेट ग्रेट। हाँ, ये है सारी चीजें प्री डिफाइंड। मैं उस समय पे नहीं सोचता हूँ कि मुझे अब कोई नई स्ट्रेटजी चाहिए जिसको कि मुझे, जो मेरी टेस्टेड एंड वेरीफाइड नहीं है, उसको मैं भी नया इंट्रोड्यूस करूं और आज मैं इसको प्ले करूं, वो काम कभी नहीं करता। तो देखिए, बीइंग एज ए ऑप्शन प्लेयर, हम्म, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, अगर मैं ट्रेड लेता हूं, हम्म। तो जैसे मान लीजिए कोई मेरा स्ट्राइक प्राइस 100 रुपीज का है, और चलिए मैंने उस पर कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा दिया, तो आइडल सिचुएशन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या मैं प्रॉफिट बुक कर लूं और आई शुड स्टार्ट ट्रेलिंग फ्रॉम दैट टारगेट जो मेरा था, वहां से मार्केट और ऊपर चला गया, सो आई शुड स्टार्ट ट्रेलिंग? व्हाट इज द राइट अप्रोच? देखिए, आप बिल्कुल ऑप्शन के प्राइस को ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्रेल करने से पहले ऑप्शन का फेयर प्राइस निकालना पड़ेगा। सपोज ओके, जब आप 100 रुपए पे थे तो 100 रुपए वाली स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन का जो डेल्टा था वो 50% का था। अब आप 110 रुपए पे पहुंच गए हो, तो 100 रुपए वाली स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा 50% नहीं रहेगा, उसका डेल्टा इंक्रीज कर जाएगा। तब ओके, आप ऑप्शन कैलकुलेटर खोलेंगे और उसमें नया डेल्टा डाल के उसका प्राइस कैलकुलेट करेंगे। अगर जो लोग फ्यूचर का या अंडरलाइंग एसेट का प्राइस देख करके ऑप्शन के प्राइस के अप्रिसिएशन को रियलाइज करते हैं, उनका तरीका यही होता है कि वो कैलकुलेट करते हैं कि इस रेट पे, इस नए रेट पे मेरे ऑप्शन का भाव क्या होना चाहिए। ओके, उस तरीके से अगर आप ट्रेल करना चाहते हैं तो बेशक उसको ट्रेल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मैक्सिमम प्रॉफिट रियलाइज कर सकते हैं इस तरीके से। ओके। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मैंने 5 रुपए का ऑप्शन लिया था, अब ये 8 रुपए का हो गया है, अंडरलाइंग मेरा 10 रुपए बढ़ गया है, ये 3 ही रुपए बढ़ा है, तो अगले 10 रुपए में क्या ये 3 ही रुपए बढ़ेगा या फिर 3 रुपए से ज्यादा बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से मुझे डिसाइड करना है कि एसएल क्या होना चाहिए, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी आपके प्रोसीजर में आ जाती है।
ओके, ओके। तो बीइंग एज़ एन ऑप्शन प्लेयर आपने तो बड़े अच्छे समझा दिया कि हाँ भाई ये कैलकुलेट करो, वो कैलकुलेट करो, बट व्हाट आई रियलाइज़ कि लेमन लोगों को इतनी एक तो डीप नॉलेज नहीं है। सिंपल सा ये फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या करते हैं, प्रीवियस कैंडल के लो को एसएल मार्क टारगेट बनाते हैं, ट्रेल करते हुए चलते हैं। इज दैट द राइट फॉर्मूला दैट वी कैन यूज इट, और डू यू थिंक वी शुड कि हमें कुछ चेंजेस करना चाहिए? नहीं, दैट इज द रॉन्ग अप्रोच, वी शुड चेंज। मुकेश, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑप्शन मार्केट। ऑप्शन मार्केट आपसे ये कहती ही नहीं कि आपको 100% टाइम राइट होना है। हाँ बिल्कुल, आप रॉन्ग भी मेरा हो। मेरा जो टारगेट था वो तो ऑलरेडी मेरा अचीवेबल है। वहां से मार्केट ऊपर चला गया, मैंने वहां स्टॉप लॉस या ट्रेल कर दिया, अब वहां रिटर्न भी आता है, मुझे मेरा सौदा मिलेगा। ऑप्शन मार्केट आपको ये पूरी फैसिलिटी देती है कि आप रॉन्ग हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप राइट हो तो आपको पैसा बनेगा ही बनेगा। लेकिन ऑप्शन मार्केट में ऐसी स्ट्रेटजीज भी अवेलेबल हैं जिसमें आपको रॉन्ग भी हो गए तो भी पैसा बनेगा। ओ, बशर्ते आपको वो कॉम्बिनेशन आने चाहिए। ओके। मैंने कहा और ना, आप उसी यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन पे ट्रेड करते हो? एग्जैक्टली एग्जैक्टली यहाँ पे सही होने के पैसे मिलते हैं, गलत होने के भी पैसे मिलते हैं। मतलब आपके पांचों उंगली घी में है। ही में है। इसीलिए मैं कहता हूँ, आपको जो कॉम्प्लिकेसी नजर आई ना, ये कॉम्प्लिकेसी एक्चुअली में आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है। अगर आप प्रोडक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं तो आप उस प्रोडक्ट के साथ अच्छे से प्ले कर पाएंगे। तो आपको पता होगा कि मेरी पांचों उंगलियां अगर मुझे घी में करनी है तो पहले मुझे घी का नॉलेज करना पड़ेगा। घी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसीलिए इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये एक लीनियर प्रोडक्ट नहीं है कैश मार्केट की तरह या फिर फ्यूचर्स मार्केट की तरह कि सिंपल बाई कर लें और ये बढ़ेगा तो पैसा आएगा और गिरेगा तो पैसा लगेगा। इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे या आपकी लॉस मेकिंग एबिलिटी पे। तो उन चीजों को जब आप एक बार स्टडी करते हैं ना, तो आप बेहतर कॉम्बिनेशन बना पाते हैं। फिर आपको चार्ट पे उतना एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है जितना एक्यूरेट आपको फ्यूचर में होने की जरूरत है या फिर कैश मार्केट में होने की जरूरत है। क्योंकि वहां पे एक यूनिट प्राइस नीचे जाने पे एक यूनिट प्राइस का लॉस आपको आ जाता है। ऑप्शन मार्केट में ऐसा नहीं होता। ऑप्शन मार्केट में अगर कुछ भी नहीं साथ दिया ना आपका और वक्त ने साथ दे दिया तो भी आप पैसा बना लेते हैं। कैसा बना लोगे? मोस्ट यस, यस, मोस्ट ऑफ यस। द टाइम वक्त की वजह से भी लोग पैसा बना लेते हैं। ग्रेट, 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 ग्रेट। सो अभी अभी आपने लास्ट जब हम बात कर रहे थे तो आपने दो चीजों का जिक्र किया, मैं उस पर आना चाहूंगा। सबसे पहला है चार्ट। सो जो आप स्ट्रेटेजी करते हो, सो डू यू फॉलो चार्ट, लाइक ट्रेंड यस लाइन, आई सपोर्ट डू। लाइन आप देख के करते हो, या फिर व्हाट एग्जैक्टली यू गो यू वॉच ओपन इंटरेस्ट एंड अपना सौदा बनाते हो? किस तरीके से आप सौदा बनाते हो? I do follow charts and but I basically relies on derivative data ओके, much. ओके। डेरिवेटिव डेटा ज्यादा क्लियर पिक्चर देता है मुझे। मतलब एज ए ट्रेडर मुझे ज्यादा क्लियर पिक्चर मिलती है डेरिवेटिव डेटा से रेदर देन चार्ट्स। लेकिन चार्ट्स को मैं यूज करता हूँ जब भी किसी कॉम्बिनेशन को ट्राई करता हूँ तो रेंज निकालनी है या ब्रेकआउट्स देखने हैं। तो उसके लिए मैं पूरा पूरा चार्ट का यूज करता हूँ क्योंकि उसके बिना आपको पैटर्न्स ब्रेकआउट्स ये सब चीजें पता नहीं चल सकती। हाँ, डेरिवेटिव डेटा से आपको ये जरूर मोटा मोटा पता चल जाता है कि क्राउडिंग कहाँ पे हो रखी है। तो ओके, आपके सेफ जोन्स क्या है अगर आप ऑप्शन राइटर हो। अगर आप ओके। ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए कहाँ पे स्पर्ट आएगा। तो वो सारी चीजें डेरिवेटिव डेटा से मिल जाती हैं। अगर आप उसको चार्ट से सपोर्ट देते हैं तो आप अपनी स्ट्रेटजी में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो ग्रेट, ग्रेट। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक अच्छे चार्टिस्ट हो और आपको ऑप्शंस का अच्छा नॉलेज है तो बिलीव मी आप बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे और बहुत कम रिस्क लेके बनाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि जो न्यू कमर्स आ रहे हैं मार्केट में, जो नए एंट्रेंट हैं, वो बहुत बड़ा पैसा लेके नहीं आ रहे हैं। नहीं, बट अच्छा, बहुत बढ़िया आपने यहाँ पर रेस किया। मैं रेस करना चाहूंगा वो पॉइंट, और मैं आपका व्यू भी जानना चाहूंगा। अ, हमारे मार्केट में देखिए, ट्रेडिंग जो ट्रेडर्स थे वो अभी हाल फिलहाल में आफ्टर कोविड ज्यादा आए हैं, वो हमें भी पता है, वो हर किसी को पता है। सो आई वांटेड टू नो, और तब से ट्रेंड भी, सिलसिला भी चला है एम टू एम दिखाने का और स्क्रीनशॉट चिपकाने का, लोगों को दिखाने का, हाँ भाई यहाँ से 1 रुपया डाल के 100 रुपए बनाओ या 10,000 से 10 करोड़ बनाओ, वॉट एवर एक्स वाई जी स्ट्रेटेजी। आई वॉन्टेड टू नो सही तरीका क्या है, सही अप्रोच क्या है। अब सपोज करो मैं आपके पास आता हूं, बोला अभिषेक सर मैं चाहता हूं कि मुझे आपसे सीखना है। सो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि सर अब ये बताओ मुझे कितना वक्त लगेगा, एट द टाइम ड्यूरेशन जो मैं सेट करूं, 1 साल, 2 साल, 3 साल। बिकॉज नाउ इट इज पीपल व्हाट दे आर डूइंग इट, यूट्यूब में वो आते हैं, भाई मेरी स्ट्रेटेजी है 1 लाख गुना काम करती है, चलो भाई आओ लो खरीदो, मैं बेच रहा हूं। तो मैं आपके पास आता हूं, सपोज कीजिए, तो व्हाट विल बी द राइट करेक्ट टाइम कि हाँ भाई ये नहीं 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, मतलब राइट अप्रोच क्या है एक्चुअली, वो मुझे बस जानना है।
आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आप आपने गाड़ी देखी होगी, कार देखी होगी। सो कार में जो पहिए होते हैं, जो उसके टायर्स होते हैं, और सबसे जरूरी चीज क्या है कार को चलाने के लिए, पहिए या फिर फ्यूल? आई थिंक दोनों ही जरूरी। अगर पहिए नहीं होंगे तो कार चल ही नहीं पाएगी, कितना भी फ्यूल पड़ा हो। बिल्कुल और बिल्कुल। अगर फ्यूल नहीं होगा तो पहिए कितने भी अच्छे हों, गाड़ी चलेगी नहीं। तो अगर मैं पहियों को सेट करूं कि पहिए मनी है, पहिए चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, तो उसमें जो फ्यूल पड़ता है वो नॉलेज है। दोनों चीजों के बिना आपका काम नहीं हो सकता। तो स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए आपको राइट फ्यूल चाहिए और राइट मनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कार में बैठे हो तो कार में ट्रैक्टर के पहिए लगा के आप कार नहीं चला सकते। ठीक है, ट्रैक्टर में कार के पहिए लगा के भी काम नहीं चलेगा। तो जो राइट व्हीकल है उसमें राइट पहिए होने चाहिए, मतलब आपके पास एक डिसेंट अमाउंट की कैपिटल होनी चाहिए सबसे पहले तो। सही सही साइज के पहिए होने चाहिए। फिर दूसरा चीज क्या है, फ्यूल। पहिए कितने भी अच्छे हों, आपके पास पैसा कितना भी हो, अगर आपके पास फ्यूल नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो गाड़ी नहीं चलेगी। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप ये सोच लो कि ये जो स्टॉक मार्केट वाला काम है, ये स्पेकुलेशन नहीं है। अगर जो लोग इसको स्पेकुलेशन समझ के आते हैं उनका काम बहुत जल्दी तमाम हो जाता है। अगर आप सचमुच में इसको करियर फ्यूचर की तरीके से देखते हो, आप सोचते हो कि 10-20 ईयर्स बाद जिस तरीके से मैं आज आपके साथ बैठा हूं, वो भी आपके साथ बैठ के बात करे, या वो किसी और के साथ बैठ के बात करे, तो उनको सबसे पहले यह समझना होगा कि दिस इज जस्ट लाइक अदर बिजनेस। आप कोई भी छोटा सा आउटलेट खोलते हो तो पहले दिन आप ये नहीं सोचते हो कि जितना पैसा मैंने लगाया है उतने पैसे का 50% या 100% रिटर्न मुझे एक महीने के अंदर मिलने वाला है। ग्रेट। तो स्टॉक मार्केट में आप ऐसा कैसे सोच सकते हो? यहां पे भी आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही सोचना चाहिए। ये जरूर है कि यहाँ पे एंट्री बैरियर्स नहीं है। आप छोटा सा लैपटॉप लेकर के कहीं पे भी जहां 4G 5G कनेक्टिविटी है, आप वहां बैठ के काम कर सकते हो अपने ब्रोकर के साथ। इवन आज की डेट में तो लैपटॉप की जरूरत भी नहीं है, आप अपने उस पे मोबाइल पे ही कर सकते हो। तो एंट्री बैरियर्स जहां पे नहीं होते हैं वो बिजनेस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसको हर कोई कर रहा है। और जहां पे ज्यादा लोग बिजनेस कर रहे हैं वहां पे लूज करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये जीरो सम गेम है ना। स्टॉक एक्सचेंज किसी को पैसा ना ले रहा है किसी से, ना किसी को दे रहा है। हम ही भाई एक दूसरे से पैसा, किसी से पैसा, हम जब हम जीत जाते हैं तो पैसा किसी भाई का हमारे पास आ जाता है, या जब बिल्कुल। कभी हम हार जाते हैं तो हमारा पैसा किसी दूसरे भाई की जेब में चला जाता ऐसा लग रहा है फ्राइडे वाले दिन मेरा पैसा आपके पास गया है फिर। है। एग्जैक्टली यही होता ही है, इट्स जीरो सम गेम। तो अगर हमें ऐसे किसी बिजनेस में रहना है जहां पे एंट्री बैरियर्स कम से कम है, जहां पे क्राउड बहुत ज्यादा है, जो और ये क्राउड बढ़ेगी, तो हमें थोड़ा सा समझदार होने की जरूरत है, थोड़ा सा इसको बिजनेस मॉडल के तरीके से सोचने की जरूरत है। तो अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की फिलोसफी पे काम करेंगे, ये सोच के कि अगर आज मेरे पास 5 लाख या 10 लाख रुपया है या 1 लाख रुपया है सपोज, तो उससे मैं महीने के इतने पैसे बनाने का टारगेट रखता हूं, तो आपकी दुकान चलेगी। फिर ये दुकान चलेगी भी और बढ़ेगी भी। और बिलीव मी, आप जितना सोच के चलोगे उससे ज्यादा पैसे आपको आएंगे, ओके। लेकिन वो परसेंटेज टर्म्स में होने चाहिए, और ऐसा परसेंटेज टर्म्स जो आप बाकी बिजनेसेस से रियलाइज कर सकते हैं, ओके। रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप बाकी बिजनेस, सपोज आपने एक दुकान छोटी सी खोली जहां पे जो प्रोविजन स्टोर का काम करती है, तो आप मान के चलते हैं कि मुझे 20% की आरओआई मिलेगी पर मंथ। ठीक है, तो अगर आप 20% की आरओआई मिलेगी पर ईयर, तो अगर आप 20% की आरओआई स्टॉक मार्केट में एक्सपेक्ट करके चलेंगे और तरीके से काम करेंगे, तो यहां पे आपको 20 की जगह 25% या 30% आरओआई मिलेगी। तो आपकी सारी साइकोलॉजी वहीं पे ठीक हो जाती है जब आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं, जब ग्रेट। आप इसको बिजनेस की तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। आप आते ही इस मेंटेलिटी के साथ है कि नहीं, यहाँ पे तो पैसा डबल होता है, ट्रिपल होता है, तो फिर वो पैसा जो हाथ में होता है वो भी नहीं रह जाता है। बिल्कुल। तो सब कुछ, जब आप एंट्री कर रहे हो उस समय आप ये सोच लें कि मैं एक बिजनेस सेटअप करने जा रहा हूं और ये मेरा सीड कैपिटल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और इसी सीड कैपिटल से मुझे एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बनाना है। तो आपको लगे रहना पड़ेगा, नॉलेज का फ्यूल देते रहना पड़ेगा। पहियों की आप चिंता मत करिए, आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्यूबलेस टायर्स आ रहे हैं, आपके पैसे ऐड ऑन होते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, बहुत आपके ही पैसे खूबसूरत।
डाउन होते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नॉलेज का फ्यूल आप ऐड करते रहिए टाइम टू टाइम। ग्रेट ग्रेट, बहुत ही खूबसूरती से अभिषेक सर आपने समझाया। बट यस, इसके साथ एक और क्वेश्चन मेरा खड़ा हो जाता है। क्वेश्चन ये है कि फोमो, फियर हम्म ऑफ मिसिंग आउट, जो नए ट्रेडर होते हैं उनमें सबसे हम्म। ज्यादा होता है, तो उसे कैसे हटाएं? उनमें डर भी एक्चुअली ये ज्यादा होता है, लालच भी ज्यादा होता है, और एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होता है, तो उसको कैसे कम करें, उसको कैसे सिस्टमेटिक वे से सही जगह पे लेके आए? फोमो जो है ना, वो ट्रेडर का कभी पीछा छोड़ता नहीं है। फोमो एक ऐसी बीमारी है जो ट्रेडर को किसी भी एज में लग सकती है और लगी हुई होती है एक्चुअली में। सो फोमो से बचने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप मार्केट में बने रहें, मार्केट में ट्रेड्स लेते रहें, और जब आपका टाइम ठीक ना चल रहा हो या जब आपकी साइकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाए, तब आप एक लंबा सा ब्रेक ले लें, जब तक कि आपकी साइकी दोबारा से लाइन पे ना आ जाए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। फोमो, जब आप 10-15 साल मार्केट में निकाल लेते हैं तो आपको लगता है कि फोमो डाइल्यूट हो गया आपकी पर्सनालिटी से। ये बात सही भी है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट कल खत्म होने वाली चीज नहीं है। ये मार्केट अगले 10-15-20 साल जब तक मैं हूं, जब तक मैं एक्टिवली ट्रेड कर रहा हूं, तब तक बनी रहने वाली है। तो फोमो एक ऐसी सिचुएशन है जो नए ट्रेडर्स को ज्यादा परेशान करती है, बट पुराने ट्रेडर्स भी इससे पीड़ित रहते हैं। नए ट्रेडर्स को इसलिए ज्यादा परेशान करती है क्योंकि कई बार उनका ट्रेडिंग सेटअप होता है और वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, जस्ट ड्यू टू सम सर्टेन ऑक्यूपेशन और उनकी दूसरी एंगेजमेंट्स की वजह से, और वो ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से मार्केट एग्जैक्टली सेम बिहेवियर देकर के निकल जाती है। तो उनको लगता है ये फोमो हो गया मेरे साथ, और अगली बार वो डेस्परेशन में उसी सेटअप को गलत जगह पर ट्राई कर लेते हैं और उनको पैसे लग जाते हैं। फिर एक अच्छा। रिवेंज ट्रेडिंग वाला सिस्टम शुरू होता है। तो ये एक विशियस साइकिल है, इससे बचना चाहिए ट्रेडर को। ट्रेडर को सबसे ज्यादा अपनी दो सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। एक, उसकी फाइनेंशियल सेहत, जो कि बहुत जरूरी है, टायर नहीं होंगे तो गाड़ी चलेगी नहीं। और दूसरी, उसकी मेंटल जो सिचुएशन है, जो उसकी साइकोलॉजिकल सिचुएशन है, उस सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर वो सेहत किसी भी वजह से डिस्टर्ब्ड है, सपोज आपके घर में गेस्ट आ गए हैं, आप काम पे ध्यान कम दे पा रहे हैं, या सपोज आपके फैमिली में कोई बीमार है या आप खुद बीमार हैं, तो आप उस केस में ट्रेडिंग को थोड़े दिन के लिए बाय बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट फिर से आपको मौका देगी, फिर से आपको सिचुएशन को मिल्किन करने का पूरा पूरा टाइम मिलेगा। सिचुएशंस आती रहती हैं, जाती रहती हैं। आपको अपने हिसाब से मार्केट को टेम करना है, मार्केट के हिसाब से अपने आप को टेम नहीं होने देना है। ओके, आपने वैसे बहुत गहरी हुई चीज बोल दी। आई होप लोगों को समझ में जरूर नहीं आया होगा, और जरूर नहीं अगर आया होगा तो मैं बिल्कुल हूं समझाने के लिए। ठीक है। सर ये कह रहे हैं कि आप मार्केट को प्ले करो, मार्केट को कभी प्ले करने मत दो अपने आप को। अब छोटा सा एग्जांपल, जी। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई गेस्ट आता है या आपका कोई अर्जेंट काम है, तो पहले आप काम पे फोकस करो, काम खत्म हो जाए उसके बाद ट्रेड करो। ये नहीं कि आप काम पे चले गए और काम भी कर रहे हो, ट्रेड पे भी काम, ट्रेड भी कर रहे हो, तो नुकसान आपको दोनों साइड होगा। सो फोकस ओनली इन वन थिंग। कहते हैं एक बार में दो सवारी नहीं, एक ही सवारी पे फोकस करके करो, तभी आपको सफलता मिलेगी। मैं राइट सर? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे लैपटॉप और आप दो चीजें हैं, कोई तीसरी चीज नहीं है आपको सपोर्ट और हेल्प करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर आप पूरा पूरा एंगेजमेंट नहीं दे सकते ट्रेडिंग को, तो आप ट्रेडिंग को बंद कर सकते हैं। ट्रेडिंग साइड बिजनेस की तरीके से नहीं की जा सकती। ट्रेडिंग बिल्कुल। को अगर आपको बिजनेस मॉडल बनाना है तो ये साइड बिजनेस की तरीके से नहीं किया जा सकता, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये एक 365 डेज जॉब है। आप मार्केट में अगर पोजीशन है आपकी, तो मार्केट बंद होने के बाद और मार्केट चलने के पहले, कोई भी सिचुएशन हो, आप मार्केट में होते हैं। फिजिकली ना हो, मेंटली आप मार्केट में होते हैं। आपके पास कोई तरीका नहीं है कि आप मार्केट से अपने आप को डिटैच कर सकें। तो ये एक 365 डेज जॉब है, इसमें आपको पूरा इन्वॉल्व होना पड़ता है। और जब आप ये काम शुरू करते हैं तो आप चाहें या ना चाहें, आप इसमें इन्वॉल्व होने लगते हैं। ठीक है, ओके। तो फोमो से बचना चाहिए। मार्केट आपको दोबारा से मौका देगी, पहले जो आपकी प्रायोरिटीज दूसरी हैं आप उनको कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप अपना ट्रेड सेटअप एग्जीक्यूट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेडिंग सेटअप के लिए महीने, 2 महीने, हफ्ते, 2 हफ्ते में फिर से आपको वही सिचुएशन मिल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो इन शॉर्ट अगर कहें तो अगर आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, लिव इट। जब नेक्स्ट टाइम आपके पास आएगा दोबारा अपॉर्चुनिटी, तब तभी ट्रेड करें, वरना जबरदस्ती का ट्रेड ना करें, वरना आपको नुकसान ही मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। राइट?
राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ग्रेट भी यही ग्रेट। कह रहा अभिषेक सर, आपने बहुत ही खूबसूरती से बहुत ही मोटे मोटे टॉपिक को बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में अपने पिरोया है और आपने हमारे दर्शकों को समझाया है, विच इज वेरी गुड। बट अगेन एक क्वेश्चन आता है। लोग कहते हैं कि यार, न्यूज में जो भी होता है उसका अपोजिट करो, तुम्हें पैसा मिलेगा। वाई इज दैट सो? या न्यूज एंकर या न्यूज में जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास तो और अच्छे रिसोर्स होते हैं, अच्छे यूजफुल उनके पास चीजें होती हैं, तो लोगों के अंदर ये धारणा क्यों है कि यार वो जो बोलते हैं उसका अपोजिट करो तुम्हारा पैसा बनेगा? ऐसा क्यों? मैं न्यूज के साथ जाऊंगा मेरे पैसा बनेगा, मतलब ऐसा क्या हुआ कि लोग न्यूज पे कम ट्रस्ट करते हैं? हूँ। एक्चुअली आपको पता है कि हमारा जो गेम है, स्टॉक मार्केट का जो गेम है, वो उसका उसका लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? एक्चुअली ये बहुत बड़े पैमाने पे खेला जाने वाला खेल है, जिसके हम बहुत छोटे से पार्ट हैं। सो देखिए, मेरा कोई अपना पर्सनल व्यू या एजेंडा नहीं है न्यूज एंकर्स को लेकर के या न्यूज को लेकर के। मेरा मानना सिर्फ ये है कि ये जो गेम है स्टॉक मार्केट का, ये इसका लेवल प्लेइंग फील्ड जो है बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। इसमें हम बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ या उनके अगेंस्ट में प्ले करते हैं। ठीक है? तो हम बहुत छोटे से प्राणी हैं इस जंगल में। यहाँ पे बड़े बड़े डायनासोर्स और बड़े बड़े एलिफेंट्स घूम रहे हैं, जिनके पास मनी पावर है, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास न्यूज है, जिनके पास इवेंट्स हैं, सब कुछ उनके पास है। सारे एम्यूनिशंस उनके पास है। हमारे पास क्या है? हमारे पास छोटी सी कैपिटल है और एक लैपटॉप है उस मार्केट में, उस जंगल में घुसने के लिए। अगर हमें अपने आप को बचाए रखना है, तो हमें अपनी एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, बजाय कि हम न्यूज के ऊपर या किसी एंकर की रिकमेंडेशन के ऊपर या फिर किसी टिप्स के ऊपर अपने अपने ट्रेड को बेस करें। रीजन बीइंग कि जो न्यूज हमारे पास आती है, वो न्यूज पहले ही कहीं ना कहीं पे पहुंच चुकी होती है, उसके बाद हमारे पास आती है। ये तो ब्रॉडकास्ट डिले भी हम देख सकते हैं। अगर हम टीवी मैच को, सॉरी, क्रिकेट मैच को टीवी पे देख रहे हैं या लाइव स्टेडियम में देख रहे हैं, तो स्टेडियम वाले को पहले पता चल जाता है कि इस बॉल पे चौका या छक्का पड़ चुका है, टीवी वाले को बाद में पता चलता है। तो ये तो हमने देखा ही हुआ है। हमारे पास टीवी के थ्रू जो न्यूज पहुंचती है, उसका एक्शन मार्केट में पहले ही हो चुका हुआ होता है। बाद में जो रिटेल इन्वेस्टर्स या रिटेल ट्रेडर्स, हमारे जैसे लोग जो मार्केट में काम करते हैं, उस न्यूज का पोस्ट इफेक्ट जब आता है, उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं। ओके ओके। तो किसी की रिकमेंडेशन, किसी भी न्यूज को प्ले करने से पहले हमें अपने दिमाग में ये बात रख लेनी चाहिए कि ये न्यूज नया नहीं है। ये जो चार्ट पे ब्रेकआउट मुझे दिख रहा है, वो अकेले मुझे नहीं दिख रहा है। ये जो डेटा एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, वो अकेले मैं नहीं कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इससे भी बेहतर तरीके से कर रहे हैं। मुझे अपनी स्ट्रैटेजी को किस तरीके से ऐसा बनाना है कि मैं उनके जैसा या उनकी डायरेक्शन में ही चलने लगूं, उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश ना करूं। तो मैं भी पैसा बनाऊंगा, क्योंकि वो लोग भी पैसा बनाएंगे। अल्टीमेटली वो ही पैसा बनाते हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं। छोटे प्लेयर्स को, अगर वो उनके डायरेक्शन में है तो पैसा बनता है, अगर वो उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो पैसा लूज करते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम तक कोशिश ये करनी है कि हम उनकी डायरेक्शन में चलें, उनके ऑपोजिट जाने की कोशिश ना करें। तो चाहे चार्ट हो या फिर कोई कोई भी दूसरा टूल हो जहां से हम अपने रेफरेंसेस लेते हैं, हमें अपने रेफरेंसेस के ऊपर रिलाई रिलाई करना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि हम किसी एंकर, न्यूज एंकर की रिकमेंडेशन के ऊपर जाएं या फिर किसी टिप्स के ऊपर भरोसा करके अपने ट्रेड को सेटअप करें। ग्रेट 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 ग्रेट। तो मोटा मोटा कहने की बात यह है कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज राइट। सबकी सुनो, सबकी करो, बट एंड में यार आपका पैसा है, आपको प्रोसेस डेवलप करना है और राइट चीजों को देखते हुए हमें ट्रेड करना, राइट? राइट। कोई देखिए, सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, सभी सही है और सभी मैं गलत है। मैंने जब ट्रेडिंग शुरू की थी, तो ऑप्शंस में लिक्विडिटी बिल्कुल हुआ नहीं करती थी। मतलब बिल्कुल आपको बिल्कुल। मल्टी लेग ट्रेड कोई भी लेना है, इवन आपको बुल स्प्रेड, बेयर स्प्रेड बनाना है, तो अभी आपको मेहनत करनी पड़ती थी, कोशिश करनी पड़ती थी, क्योंकि उसमें बिल्कुल एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग नहीं हुआ करती थी, तो आपको सारा बिल्कुल काम मैनुअली करना पड़ता था। और लिक्विडिटी की हालत बहुत पतली थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उस टाइम से ट्रेडिंग शुरू करी। उस समय ऑप्शंस का टाइप दूसरा हुआ करता था, सेटलमेंट के टाइप्स अलग थे, लिक्विडिटी बहुत पुअर थी। हम लंबे समय के लिए ट्रेड्स लेते थे, शुरुआत में बना देते थे, मंथ एंड में लेकर के जाते थे, एक्सरसाइज वाला प्रोसेस हुआ करता था। आज सारी चीजें बदल चुकी हैं, आज बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गई है हर चीज। अब वीकली ऑप्शंस आ गए हैं। वीकली ऑप्शंस में 3-4 दिन का गेम लोग प्ले करते हैं। मंथली ऑप्शन में लिक्विडिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी वीकली ऑप्शंस में है, जस्ट बिकॉज कि लोग उनको प्रेफर ज्यादा करते हैं, लोग उनमें ट्रेड करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो बिल्कुल
तब के गेम और अब के गेम में जमीन आसमान का अंतर है। बट एज अ ट्रेडर आपको अपने आप को चेंज करते रहना पड़ता है टाइम के अकॉर्डिंग। अगर आप सही तरीके से चेंज करते रहते हैं तो आप सारे नए प्रोडक्ट को ज्यादा बेहतर तरीके से प्ले कर पाते हैं, लाइक न्यू वंस। अगर आप सिर्फ उन्हीं पुरानी चीजों के साथ चिपके रहेंगे तो आपको नई चीजें तकलीफ देंगी, और अल्टीमेटली नई चीजें ही चलती हैं मार्केट में, पुरानी धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो जाती है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन की जब जो मार्केट कहे, जो मार्केट चाहे, हमें वही फील होना चाहिए। अगर हमें ओके। उसके ऑपोजिट फील हो रहा है, अगर मार्केट जो करना चाहती है और जो हो रहा है उसका ऑपोजिट हमें फील हो रहा है, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलत है। हम गलत है। हमें अपने आप को सही करना है, हमें मार्केट को सही नहीं करना है। मार्केट को हम सही कर भी नहीं सकते, उतने रिसोर्सेस हमारे पास नहीं। लोगों की धारणा ये होती है, ज्यादातर चार्टिस्ट, मैं एक बेहतर चार्टिस्ट नहीं मानता अपने आप को, लेकिन ज्यादातर चार्टिस्ट की मैं आपको एक थ्योरी बताता हूँ। वो पहले परसेप्शन बनाते हैं फिर चार्ट देखते हैं, ओके। अपने परसेप्शन को राइट करने के लिए। उनको लगता है कि नहीं यार देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, ये यहीं से गिरना चाहिए। अगर वो शॉर्ट पोजीशन में बैठे हैं तो उनको रेजिस्टेंस ही दिखेंगे हर जगह, उनको ब्रेकआउट नहीं दिखेगा। वो करेक्ट। हमेशा हर लेवल पे रेजिस्टेंस देख रहे होंगे कि अच्छा इतना गड़ा तो इतना और बढ़ जाएगा, तो यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेगा, फिर इसके बाद नहीं जाएगा ऊपर। ट्रू। सो नॉर्मली लोग इस तरीके से प्ले करते हैं, बट ये तरीका गलत है। गलत आपको है। मार्केट को फॉलो करना है, अपने थॉट प्रोसेस को फॉलो नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके थॉट प्रोसेस को मार्केट के साथ रखना है, तभी आप विनर बन पाओगे। मैंने कहा ना, आप ओके। हाथियों के झुंड में हो, तो हाथियों के ऑपोजिट चलोगे तो कुचले जाओगे, अगर उनके हाँ। साथ चलोगे तो आप भी उनके साथ रास्ता तय कर लोगे। सो ग्रेट दिस ग्रेट इज ग्रेट। ऑल अबाउट दिस। मतलब ये एक फाइनेंशियल जंगल है, इस फाइनेंशियल जंगल में सर्वाइवल के स्किल्स आपको आने चाहिए, और अगर वो स्किल्स आपको आते हैं तो आप बेहतर प्लेयर हो, नहीं तो आप मारे जाओगे आज नहीं तो कल। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो जैसे कि आपने हाथियों की बात की, तो मैं जानना चाहूंगा जो आपकी जो मैक्सिमम स्ट्रेटेजीज होती है, क्या आप वो निफ्टी इंडेक्स पे खेलते हो, बैंक निफ्टी पे, या फिर स्पेसिफिक स्टॉक्स? मतलब किस तरह की, मतलब कौन सा इंडेक्स आप खेलना ज्यादा पसंद करते हो, जो आप प्रेफर करते हो? मुझे बैंक निफ्टी से ज्यादा निफ्टी पसंद है, बिकॉज वो मेरी पर्सनैलिटी को सूट करती है। मैं थोड़ा ओके। सा थोड़ा सा कूल काम टाइप का आदमी हूँ, तो मुझे उस टाइप की चीजें पसंद आती हैं प्ले करने में। मुझे वो सारे स्टॉक्स प्ले करने में अच्छे लगते हैं जो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं लेते हैं अप साइड और ओके। डाउन साइड, जो बहुत बड़े बड़े स्विंग्स नहीं बनाते किसी भी एक्सपायरी में। तो नॉर्मली जिनकी वॉलेटिलिटी लो या मिड रेंज में रहती है, मैं उन स्टॉक्स को प्ले करने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। और बैंक निफ्टी भी प्ले करता हूँ, ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी प्ले नहीं करता हूँ, बट जब बात स्ट्रैटेजीज की आती है तो मैं प्रेफर निफ्टी को करता हूँ ओवर बैंक निफ्टी निफ्टी, को। ओके। बिकॉज मेरी पर्सनैलिटी को वो ज्यादा सूट करता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो सर, अब अगला सवाल है मेरा। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गए, स्टॉक्स हो गए, अब ठीक है सर। तो अब अगला सवाल है मेरा। देखिए, आपने जहां तक कहा कि हाथी हाथी के जो डायरेक्शन है उनको फॉलो करना चाहिए, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में या हफ्ते में अब आपको क्या लगता है, निफ्टी जो आपका फेवरेट है, निफ्टी इंडेक्स की रैली क्या होगी? ऊपर की ओर या नीचे की ओर या फिर देखिए, साइडवेज? मैं आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज अ चार्टिस्ट, तो मैं आपको ये सवाल का सीधा आंसर नहीं दे पाऊंगा कि मुझे मार्केट क्या लगता है, यहाँ से ऊपर लगता है या फिर यहाँ से नीचे लगता है। लेकिन एक धारणा बता रहा हूँ, यहाँ पे ज्यादातर लोग ये सोच के बैठे हैं कि मार्केट यहाँ से बढ़ सकता है। ज्यादातर जिन जिन ट्रेडर से मैं बात करता हूँ तो उनको ये लगता है कि मार्केट फिर से नया हाइप क्रिएट कर सकता है। और कुछ लोग जो पुराने खिलाड़ी हैं मार्केट में, उनको लगता है कि मार्केट इज वेरी क्लोज टू ए बिग करेक्शन। तो नए प्लेयर्स की राय बिल्कुल अलग है, क्योंकि उन्होंने कोरोना के बाद में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देखी है, वो है तेजी। यस। तो वो हमेशा तेजी में रहते हैं, दे आर वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट बुलिशनेस। उनको हमेशा हर चीज में बुलिशनेस नजर आती है। मार्केट करेक्ट, और मार्केट बिहेवियर भी बिल्कुल वैसा ही दे रही है कि करेक्ट होती है तो एकदम वी शेप शार्प रिकवरी देकर के वापस से वहीं पहुंच जाती है जहां से वो गिरी थी। तो इस थॉट प्रोसेस को वो फ्यूल भी कर रही है साथ साथ मार्केट। अच्छा, मुझे क्या है, मैं दोनों लोगों से टच में रहता हूँ, नए लोग और पुराने लोग दोनों लोगों से टच में हूँ। तो मुझे लगता है कि दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, बट चूंकि मैं पुराना हो चुका हूँ मार्केट में, मैंने साइकिल्स देखे हैं तो मुझे भी वही लगता है जो पुराने खिलाड़ियों को लगता है कि मार्केट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग।
अच्छा, मतलब मार्केट इज मार्केट अभी ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूशन जोन पे है, वो कभी भी डीप करेक्शन हमें दे सकता मार्केट हमें एक करेक्शन देगा, और वो करेक्शन थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है, क्योंकि अभी तक सन 2000 के बाद जो भी करेक्शंस आए उनकी लाइफ थोड़ी शॉर्ट लिव्ड रहे। है। ओ, मतलब करेक्शन आए, उसके बाद रिकवरी हो गई, फिर उसके बाद नया हाई बना, फिर उसके बाद ये कोरोना वाला करेक्शन, तो मतलब ये तो सस्टेन ही नहीं किया। इसको तो बिल्कुल हम बिल्कुल। चार्ट पे देखते हैं तो हमें एकदम परफेक्ट वी बना हुआ दिखता है। तो मुझे लगता है इस बार का जो करेक्शन आएगा वो कितना भी हो, 30%, 40%, 50% या 60%, जैसा लोग मार्केट में बाज है कि 50-60% तक भी करेक्ट हो सकती है मार्केट। रीजन कुछ भी बन सकता है, वो यूरोप क्राइसिस हो सकती है, इन्फ्लेशन क्राइसिस हो सकती है, या फिर वॉर जो चल रहा है वो थोड़ा सा एस्केलेरेट हो सकता है। रीजन कुछ भी बन सकता है, मार्केट के लिए रीजन चाहिए होता है, मार्केट को गिरने के लिए वो रीजन मिल जाता है, नेचर प्रोवाइड कर देता है। तो मार्केट अगर करेक्ट होती है तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर तरीका होगा, मार्केट के लिए हेल्दी होगा अगर मार्केट यहाँ से करेक्ट होता है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है मेरे हिसाब से। देखिए, मैं बिल्कुल भी पेसिमिस्टिक आदमी नहीं हूँ जो मार्केट के बढ़ने पे मुझे लगे कि नहीं, मार्केट को गिरना चाहिए और मार्केट के गिरने में मुझे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन जब आप रियल ग्राउंड्स पे अपने आप को देखते हैं, अपनी सिचुएशन को देखते हैं, तो मुझे ऐसा नजर नहीं आता है कि निफ्टी को इस समय यहाँ पे 18,000 पे ट्रेड होना चाहिए। अ, जब मैं बाकी के फंडामेंटल चीजों को देखता हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे थॉट प्रोसेस में, मेरे दिमाग में भी वही है जो पुराने ट्रेडर्स के दिमाग में, कि मार्केट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग और मार्केट करेक्ट हो सकता है। लेकिन चूंकि हम डेरिवेटिव प्लेयर्स हैं, तो हम ये बिल्कुल प्ले आउट नहीं कर सकते नियर फ्यूचर में, कि मार्केट के बड़े करेक्शन को हम प्ले करने के लिए हर बार पोजीशन बनाए और हर बार हम उसमें लॉस करें। क्योंकि डेरिवेटिव प्लेयर का जो ट्रेड होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, उसमें वो 6 महीने बाद की पोजीशन आज नहीं बना सकता, क्योंकि मार्केट करेक्ट होगा, आज होगा, कल होगा, अगले हफ्ते होगा, अगले महीने होगा, या अगले क्वार्टर में होगा, वो हमें नहीं पता है। ये पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जोन में है मार्केट, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ही चल रहा है, करेक्ट होगा तो अच्छा होगा। तो हमें अकॉर्डिंगली प्ले करना है, लेकिन उस बायस को अपने ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर हावी नहीं होने देना। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो जहां तक मैं समझा कि यार, व्यू जरूरी है, बट व्यू को प्लॉट नहीं करे जब तक हमें वो चार्ट पे नहीं दिखे, राइट? एग्जैक्टली exactly, हम बिल्कुल, क्योंकि डेरिवेटिव ट्रेडर का जो ट्रेड होता है वो सपोज हम वीकली प्ले कर रहे हैं, वीकली प्ले 5 दिन का प्ले है आपका। अब 5 दिन में अगर आप मार्केट का व्यू डिप्लॉय करने की कोशिश करोगे, तो 5 दिन में आप देखो ना, रोज मार्केट कभी गैप अप देती है, कभी गैप डाउन देती है, तो अब उससे क्या क्या कोई डायरेक्शन निकालोगे? कोई ये डायरेक्शन कैसे नहीं कहोगे निकल कि मार्केट अप मूव में है या मार्केट डाउन मूव में है? आप रहा। सब कुछ अच्छा होता है, ट्रेडिंग सेटअप इतना प्रॉपर बन रहा होता है, 3 बजे से 3:30 बजे के बीच में खूब सारी डिलीवरीज उठ रही होती हैं, चार्ट पे सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, पता लगा अगले दिन वो 200 पॉइंट का गैप डाउन दे देता है। तो अच्छा, ऐसा चार्ट, ऐसा कभी हुआ है कि ऐसा मार्केट आज कभी रेगुलर हुआ है। पिछले अगर आप 15-20 दिन को उठा के देखें तो ये रेगुलर हुआ है। नहीं, सब एक्चुअली कुछ मेरा पॉजिटिव क्वेश्चन है वैसे ही चार्ट था पे। कि आप कोई पोजीशन लेके गए कि हाँ भाई, अगले दिन मार्केट गैप अप है और मार्केट अगेंस्ट हो गया 200 पॉइंट नीचे। यस। तो बिल्कुल वो होता है, और वो हो रहा है इस समय फ्रिक्वेंटली, आई थिंक। आपके व्यूअर्स जब ये इंटरव्यू देखेंगे तो वो बड़ा रिलेट करेंगे इस चीज को, कि ऐसा आज आज की डेट में तो बड़ा फ्रिक्वेंटली हो रहा है। इसमें आप डायरेक्शन को प्ले करना, इट्स वेरी टफ। मार्केट के जो डेटा रीडर्स हैं, मार्केट के जो बाकी हैंडलर्स हैं, मार्केट में जो चार्ट रीडर्स हैं, उनके लिए नेक्स्ट डे की कॉल लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कल क्या होगा वो आज के ट्रेडिंग सेटअप पे बिल्कुल निर्भर ही नहीं। बिल्कुल। ओवरनाइट कोई भी न्यूज आ जाती है, डाउ जोन्स किधर किधर भी रिएक्ट कर देता है, तो हम उसी के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। और वो जो डायरेक्शन, मतलब जो टर्न अराउंड होता है, वो काफी बड़ा होता है। एक दिन मार्केट 400 पॉइंट अप मूव में जाती है, तो अगले दिन 250 पॉइंट के डाउन मूव में खुलती, गैप डाउन में खुलती है। तो इस समय मार्केट के डायरेक्शन को प्ले करना, इट्स वेरी टफ एंड रिस्की। बट मैंने कहा ना, आप ऑप्शन प्लेयर हो, आपके पास हर मर्ज का इलाज है। आप हर मर्ज की दवा, जैसे होम्योपैथी वाले होते हैं ना, वो अपने फॉर्मूलाज बनाते रहते हैं, उनके पास 4-5 बड़ी बड़ी बोटल्स रखी होती हैं। मैं कई बार विजिट किया हूँ डॉक्टर्स को, तो 4-5 बड़ी बड़ी बोटल्स में उनके पास रखे होते हैं फॉर्मूले। कोई भी बीमारी बताओ, वो उसी में से किसी दो को मिलाएंगे। आपके लिए दवाई Quite बना के right. दे देंगे। ऑप्शन प्लेयर जस्ट लाइक होम्योपैथी डॉक्टर। आपके पास हर बीमारी का इलाज है। आपको Great. सिर्फ अपने जो स्ट्रेटजीज हैं उनको ट्वीक करना है। अब मुझे थोड़ा सा बेरिश बायस लेके चलना है,
अगर मैं सही नहीं भी हुआ तो भी मुझे पैसा लूज नहीं करना है। अगर सपोज कर मैं गलत हुआ और लेट गलत हुआ तो भी मुझे पैसा बनना है। हर सिचुएशन के लिए आपके पास एक दवाई है, एक मीठी गोली है। तो आप वो चीजें ट्राई करो ना इस समय, क्योंकि इस समय जब मार्केट में भय या डर ज्यादा होता है तो उस समय वॉलेटिलिटी प्रीमियम्स भी अच्छे मिलते हैं। तो हमें सूट करता है वो मार्केट में जो डर का माहौल है ना, वो हमें सूट करता है। तो जब कभी भी मार्केट में इस तरीके से वॉलेटिलिटी होती है, ऑप्शन प्लेयर्स पैसा ज्यादा बनाते हैं। तो चलिए, ये तो चलिए छोटी मोटी मोटी बातें हो गई। अब चलिए कुछ बातें करते हैं। सपोज कीजिए मैंने आपको एक टाइम मशीन दे दिया और मैं आपको बोलता हूँ आज से 20 साल पहले मैं आपको भेज देता हूँ। कोई ऐसा स्टॉक बताइए जो आपको लग रहा हो आपको खरीदना चाहिए था आज की डेट में, वो नहीं है, और वो आप 20 साल पहले जाते तो आप खरीद लेते और उसको होल्ड करते हैं। डियर, आई हैव टोल्ड यू कि मैं होल लाइफ एक ट्रेडर रहा हूँ। तो अगर बात मुझसे इन्वेस्टमेंट की जाए तो शायद मैंने 3 साल पहले तक अपना डीमैट अकाउंट भी नहीं खुलवाया था। तो ओके। मैंने कभी लाइफ में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। हालांकि ये एक बड़ी गलती रही कि मैंने लाइफ में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जो कि मुझे करना चाहिए था। बट जब आप एक ट्रेडर बन जाते हो ना, तो इन्वेस्टमेंट एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। पता नहीं आज की डेट में लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं ट्रेडर भी हूँ, इन्वेस्टर भी हूँ, लेकिन मुझे लगता है जब आप ट्रेडिंग करने लगते हो ना, मार्केट के सामने आप बैठने लगते हो 6 साढ़े 6 घंटे, तो इन्वेस्टमेंट वाला काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपके आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल ट्रेडर के जैसे हो जाता है, आप सोचने ट्रेडर की तरीके से लगते हो। तो आप मल्टी बैगर स्टॉक्स को उतने टाइम तक रख ही नहीं पाते हो जितने टाइम तक रखना चाहिए आपको। तो उस थॉट प्रोसेस को चेंज होने में टाइम लगता है, इसीलिए मुझे इतना टाइम लग गया डीमैट अकाउंट अपना खुलवाने में और इन्वेस्टमेंट शुरू करने में। बट डेफिनेटली अगर मैंने 20 साल पहले ये प्रोसेस शुरू किया होता तो आई हैव क्रिएटेड गुड वेल्थ, बिकॉज मैं मार्केट से जुड़ा रहा, मार्केट का मुझे सब कुछ पता चलता रहा। तो मेरी एडवाइस बाकी लोगों के लिए यही है कि जो पैसा वो ट्रेडिंग के थ्रू कमाए, उसमें थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज करें विद क्वालिटी स्टॉक्स। और मुझे लगता है कि निफ्टी के बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में के रूट के थ्रू चले जाएं। और अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं, आप अपने आप को थोड़ा ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, तो जो निफ्टी के टॉप स्टॉक्स हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो आपको महंगे लगेंगे जरूर, लेकिन आपको पैसा उन्हीं में बनेगा लॉन्ग रन में। पेनी ग्रेट। स्टॉक्स या बाकी स्टॉक्स में रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस उतना अच्छा होता नहीं है। चलिए, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है आपके लिए, इफ इन केस देर इज नो स्टॉक मार्केट, नहीं होता, तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट फील्ड कौन सा होता? आई थिंक मैं कहीं किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ इंजीनियरिंग डिवीजन को हेड कर रहा होता, क्योंकि वही मेरी क्वालिफिकेशन थी और वही मेरा इंटरेस्ट एरिया था। मैंने एमसीए किया था, उसके बाद मैंने नेटवर्किंग के कुछ कोर्सेज किए थे। तो शायद मैं वही कर रहा होता जो कि मेरे बाकी सारे दोस्त कर रहे हैं। अपने सारे दोस्तों के ग्रुप में मैं अकेला ट्रेडर हूँ। तो अगर स्टॉक मार्केट नहीं होता तो मैं वही कर रहा होता। और अगर स्टॉक मार्केट है और मुझे चॉइस दी जाए अभी कि क्या मैं अपनी फील्ड में वापस जाके कुछ करना चाहूंगा, अगर मुझे सेम स्ट्रेचर और सेम स्टेटस की कोई जॉब ऑफर हो, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अब मुझे ज्यादा पसंद है। ग्रेट ग्रेट। ओके, अगला सवाल आपके लिए। ऐसे कोई 3 रूल जो ट्रेडर कभी ना भूले, चाहे वो आज स्टार्ट करे, आज से वो अगले 50 साल तक ट्रेडिंग करे, लेकिन ऐसे कोई 3 थंब रूल जो कभी ना भूले, वो उसका स्तंभ होना चाहिए कि भैया ये नहीं भूलना चाहिए। भले बाकी तुम जितने स्ट्रेटेजी लाना है लाओ, करो, डिप्लॉय करो, जो करना है करो। 3 पिलर्स दैट वी शुड नॉट फॉरगेट। देखिए, नंबर वन तो मैं कहूंगा आपको अपनी जेब का हमेशा आइडिया रहना चाहिए कि आपके पास पैसे कितने हैं। अल्टीमेटली अगर आपके पैसे खत्म हो गए तो ब्रोकर आपकी पोजीशन काटेगा पहले, फोन बाद में करेगा। टायर में हवा जरूर होनी चाहिए। दूसरी चीज, एंजाइटी में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ओके। जब भी आपको लगे कि आप एनेक्सियस फील कर रहे हो, आपके दिमाग में एंजाइटी है, तो आपको ट्रेडिंग से दूरी बना लेनी चाहिए। ठीक है। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम हमारे साथ ये होती है कि दो दो चीजें हैं स्टॉक मार्केट को, जो हम सब ने पढ़ रखा है, सब जानते हैं। दो चीजें हैं जो स्टॉक मार्केट या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट को चला रही हैं, वो है ग्रीड और फियर। और दोनों ही चीजें हमारे दिमाग में मार्केट 9:15 बजने से पहले वो दोनों बैलेंस स्टेज में होती है। जैसे ही मार्केट में स्क्रीन ऑन होती है और टिक्स रेड और ब्लू और रेड आना शुरू होता है हमारे मार्केट स्क्रीन के ऊपर, तो ग्रीड और फियर भी ऊपर नीचे होने लगता है। हमें उनको उसी स्टेज में रखना है जो 9:15 से पहले था। अगर वो ऐसा नहीं होता है तो हमारे जो डिसीजंस होते हैं
वो इफेक्ट होने लगते हैं। और एक बार डिसीजंस इफेक्ट होने शुरू हो गए तो फिर आपका लॉस शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपको प्रॉफिट आ गया, आपने कोई ट्रेड डाला, 9:15 बजे ट्रेड डाला, 9:20 पे ट्रेड डाला और 9:30 9:45 तक प्रॉफिट आ गया, और आपको लगा कि ये तरीका सही नहीं था लेकिन फिर भी मुझे प्रॉफिट आ गया, तो अगर आप नए ट्रेडर हो तो क्या होगा? अब दोबारा से उस आइडिया को फिर से ट्राई करने की कोशिश करोगे अगले दिन या उसी दिन। ट्रू। ठीक है। और एक सिचुएशन ये है, इसका ऑपोजिट हुआ कि आपने कुछ सोचा हुआ था और वो आपने ट्राई किया और उसमें लग गया लॉस, अपनी पोजीशन भी काट दी। दूसरा ट्रेड डालने की सिचुएशन फिर से क्रिएट हुई, आपने ट्रेड नहीं डाला। क्यों? क्योंकि आपके अंदर फियर ऑफ लूजिंग आ गया। तो दोनों चीजों से बच के रहना है, ना तो आपको ग्रीड को बढ़ने देना है कि अनएथिकल तरीके से, अनसिस्टमेटिक तरीके से अगर कोई पैसा बन गया मुझे क्विकली शॉर्ट टर्म में, तो वो चीज सही नहीं थी। मुझे 3 लेग का कोई ट्रेड या 2 लेग का कोई ट्रेड लेना चाहिए था, मैंने 1 ही लेग का ट्रेड लिया और डायरेक्शन ओवरराइड करके मेरी डायरेक्शन मार्केट चली गई और मेरा पैसा बन गया। तो मुझे दोबारा वो गलती नहीं करनी है, भले ही पैसा बन गया है। तो ग्रीड को कंट्रोल रखना है इस तरीके से, और फियर को कंट्रोल ऐसे रखना है कि मेरा अच्छा प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप है, मैंने आज ट्रेड डाला, मार्केट मेरे अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करी और मुझे लॉस बुक करना पड़ गया। अगली बार जब मैं ट्रेड डालूंगा, वो सिचुएशन अराइज होगी तो मुझे वो ट्रेड डालना है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, इसलिए कि 1 बार या 2 बार या 10 बार मुझे उसमें लॉस लग गया। तो ग्रीड और फियर, जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ग्रीड और फियर को कंट्रोल में रखना है। अगर वो कंट्रोल में रहेंगे तो आपके डिसीजंस प्रॉपर रहेंगे, डिसीजंस प्रॉपर रहेंगे तो पैसा बनेगा। तो ये 3 रूल्स हैं जो हर ट्रेडर को हमेशा फॉलो करना चाहिए। अभिषेक सर, वैसे मालूम है आपसे बातें करके मुझे बहुत ही मजा आ रहा है और वक्त कैसे जा रहा है मुझे पता भी नहीं चला, बट स्टिल मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट स्टिल मैं आखिरी 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। ऐसा कोई बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइस जो आपको मिला आज तक आपके लाइफ में, जो आपके लिए सक्सेसफुल रहा हो एडवाइस, कि हाँ भाई ये खरीद ले या ये बेच दे या ये कर, ऐसा कुछ मिला आपको अपने लाइफ में अभी तक? कोई एक सिचुएशन। फाइनेंशियल एडवाइस से ज्यादा मैं आपको करियर एडवाइस की बात बताता हूँ। एक टाइम था जब मुझे लगता था कि स्टॉक मार्केट में मैंने काम शुरू तो कर दिया, बिकॉज उस समय क्या था, .com बबल बस्ट हुआ था। 2000 की बात कर रहा हूँ, जब मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ उस समय .com बबल बस्ट हुआ था। तो हो क्या रहा था, यहाँ जॉब्स की भारी कमी थी इंडिया में। रीजन भी कि उस समय अमेरिका और यूरोप से लोग वापस आ रहे थे इंडिया में, और जो यहाँ पे वैकेंसीज थी वो लोग फिलअप किए कर दे रहे थे। तो यहाँ के जो नए फ्रेशर्स थे उनके लिए जॉब्स नहीं थी। तो मजबूरी में मुझे स्टॉक मार्केट में घुस के यहाँ पे इस एरिया में जॉब के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ा। तो यहाँ पे जब 2-3 साल मेरे गुजर गए तो मैंने अपने बॉस से पूछा कि सर अब क्या करूँ, मेरे लिए तो मेरे ख्याल से खत्म है अब मामला, क्योंकि नेटवर्किंग वगैरह बहुत ज्यादा टेक्नो से भी उस समय हुआ नहीं करता था माहौल। अभी तो बहुत सारी नई नई चीजें हैं, कोलोकेशन है, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग है। उस समय ऐसा नहीं था, उस समय सिंपल सीटीसीएल कनेक्टिविटी होती थी, उसी को मैनेज करना होता था। ज्यादा से ज्यादा आपके पास एक ब्रांच नेटवर्क होता था, उसको कनेक्टिविटी प्रॉपर चलती रहे, बस ये आपको मॉनिटर करना होता था। तो बॉस से मेरी बात हुई तो बॉस ने ये कहा कि अभिषेक बैठो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। मैंने कहा बताइए। कहते हैं अभिषेक, ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका जो काम है वो बहुत कम हो गया है। मतलब अब आपके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, कुछ नया इन्वेंट करने के लिए नहीं है। तो मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि आप स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू करें फ्रंट डेस्क, ओके। जहां ट्रेडिंग होती है, जहां ट्रेडिंग होती है। बैक ऑफिस या बैक एंड पे से निकल के आप फ्रंट एंड पे जाएं, जहां ट्रेडिंग होती है। आप उसको देखने की और सीखने की कोशिश करें, आप रिसर्च में जाएं, आप चीजों को जानने की कोशिश करें। बिकॉज दुनिया के जो बेस्ट ब्रेन होते हैं ना, चाहे वो आईआईटी से हो, आईआईएम से हो, एमआईटी से हो, या कहीं किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के निकला हो, दुनिया के जो सबसे बेहतरीन दिमाग हैं वो फाइनेंस फील्ड में, स्पेशली इन स्टॉक मार्केट एरिया। तो आपको लगता है कि आप क्वालिफाइड हो और आप अपना टैलेंट यहाँ वेस्ट कर रहे हो, तो आपको इस साइड में आ जाना चाहिए, स्टॉक मार्केट में फ्रंट डेस्क में, फ्रंट डेस्क या रिसर्च डेस्क में चल जाना चाहिए। तो वो एडवाइस मेरे लिए टर्न अराउंड थी, मेरी लाइफ को चेंज करने वाली एडवाइस थी, और वो एडवाइस मान ली मैंने। उस समय थोड़ी तकलीफ ज्यादा हुई क्योंकि मेरे बाकी सारे दोस्त धीरे धीरे सेटल हो रहे थे। मेरी फैमिली को ये भी नहीं पता था कि मैं करता क्या हूँ, बिकॉज मेरी फैमिली में स्टॉक मार्केट बैकग्राउंड का कोई भी नहीं है, किसी ने कभी एक पेनी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया है।
सो उनको मैं काफी सालों तक यही नहीं समझा पाया कि एक्चुअली में हम लोग करते क्या है। तो स्पेशली माय मदर, उनको मैं नहीं समझा पाया। इवन जब मेरी शादी हुई तब तक उनको कंफ्यूजन ही था कि मैं काम क्या करता हूँ। तो, लेकिन वो जो एडवाइस थी मेरे बॉस की, वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मूवमेंट था। वो मैंने मानी। उसके बाद मैं रिसर्च डेस्क में चला गया और मैंने इंटरनेशनल मार्केट पे खूब रिसर्च करी। इवन मेरा वर्किंग आवर्स उसमें सुबह 9 बजे से लेकर रात के 2:30 बजे तक के हुआ करते थे। और कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मैंने कई सालों कई महीनों तक उसी टाइम फ्रेम पे काम किया है। सुबह जाता था मैं 8:30 बजे, और शाम को, उस समय मार्केट 9:55 पे खुला करती थी, लेकिन चूंकि हम लोग नेटवर्क के लोग थे तो हमें 1 घंटे पहले पहुंचना होता था। तो 8:30 8:45 बजे मैं ऑफिस रिपोर्ट करता था, और रात के 2:30 बजे मैं ऑफिस से छूट के अपने घर पहुंचता था। तो मैंने उतना, उनके कहने पे मैंने इस चीज को अपनाया और इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट को रिसर्च किया, इंटरनेशनल करेंसी मार्केट को रिसर्च किया, इंडियन मार्केट को रिसर्च किया। तो बहुत सारी चीजें मेरे सामने खुल के सामने आई, और आज वही नॉलेज बेस जो उस समय बिल्टअप हुआ, उसी को मैं आगे बढ़ा बढ़ा करके एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर की मुकाम तक पहुंचा हूँ। और एक ठीक ठाक टीम है मेरे पास जो मेरे इंस्ट्रक्शंस पे काम करती है, मेरी स्ट्रैटेजीज पे काम करती है। और मैंने काफी कुछ बदला है अपनी लाइफ में ट्रेडिंग के थ्रू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वो तो दिख ही रहा है। बट यस, जाने से पहले आखिरी सवाल आपके लिए। और वो सवाल है, मैंने अक्सर देखा कि आपके चेहरे पे स्माइल रहता है। सो क्वेश्चन है, व्हाट ब्रिंग्स हैप्पीनेस इन दिस स्टॉक मार्केट? एक्चुअली स्टॉक मार्केट में अगर आप मैंने कहा ना, ये एक परसेप्शन की बात है। स्टॉक मार्केट में या किसी भी जगह पे अगर आप एनिमिटी के साथ नहीं हो, दोस्ताना रवैये के साथ हो, तो फिर आपको तकलीफें कम होती हैं। आप एडजस्ट होने की कोशिश करें, आपकी अडॉप्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरी अडॉप्टेबिलिटी अच्छी है। आ, एक कहीं पे भी जाओ वहां पे एडजस्ट हो जाओ, तो आपकी वहां की जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो आपको इफेक्ट नहीं कर सकती। स्टॉक मार्केट बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है, और ये बड़ा लोनली जॉब है। इसमें आप होते हो और आपकी पोजीशंस होती हैं। इवन समटाइम्स यू कैन नॉट डिस्क्लोज और डिस्कस योर पोजीशन विद योर बेस्ट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप बहुत अकेले होते हो। तो आपको एडजस्ट करना सीखना है, अडॉप्ट करना सीखना है कि मार्केट के साथ अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट किया जाए। अडॉप्ट, वो उसकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको अडॉप्ट मैं अपनी पर्सनैलिटी में कैसे करूँ। तो अगर आप ऐसा कर लेते हो तो फिर आपको शायद मुस्कुराने का मौका मिल जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वैसे वक्त बहुत ही कम है, बट एक और मेरे दिमाग में बहुत ही अच्छा सवाल आ रहा है। सपोज कीजिए मैंने आपको भेज दिया, आज मैच है इंडिया और पाकिस्तान का, और आज के दिन हम शूट कर रहे हैं, संडे के दिन 4 बज चुका है। इन केस मैंने आपको वहां भेज दिया, संडे के बदले अगर आज मंडे होता, आज ट्रेडिंग डे होता, और आपके हाथ में लैपटॉप भी होता, मैं बोलता भैया अभिषेक जी, आपको ट्रेडिंग करना है और मैच भी चल रहा है, तो आप क्या प्रेफर करते हैं, मैच देखना या ट्रेडिंग करना? देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच। वंस ए ट्रेडर ऑलवेज ए ट्रेडर। अगर आपको ट्रेडिंग करना आता है और कोई ट्रेडिंग की बात आपसे कर रहा है, तो आप सब कुछ भूल जाते हो। वो बातें आपके लिए ज्यादा मायने रखती है। मेरे लिए यही मायने रखता है कि अगर हम ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी बात कर रहे हैं, तो चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो या फिर कुछ भी हो, मुझे ज्यादा मजा इन बातों में आता है रदर देन कि मैं वो मैच देखूं। वो मैच देखना भी मुझे बहुत पसंद है। इवन इतना इतना इंपॉर्टेंट मैच काफी दिनों के बाद हो रहा है, तो वो देखना मुझे बहुत पसंद है। बट जो ये गुफ्तगू हम लोग कर रहे हैं, ये मुझे ज्यादा पसंद है। और स्टॉक मार्केट वालों को ये बीमारी होती है, वो कहीं भी किसी भी फंक्शन में जाएंगे, किसी भी जगह पे जाएंगे, ये सोच के जाएंगे। जैसे वी एज ए फ्रेंड, कॉमन फ्रेंड्स, हम कई जगह कई इवेंट्स में इकट्ठे होते हैं, तो हमारा एक प्री डिसाइडेड नैरेटिव रहता है कि हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात नहीं करेंगे। बिकॉज बिल्कुल आज बिल्कुल। हम यहाँ इस पर्टिकुलर फंक्शन में आए हैं, किसी का सपोज किसी की एंगेजमेंट में है, किसी की मैरिज में गए हैं, कि कोई अपना दोस्त ही है उसी की मैरिज में गए हुए हैं, या किसी का गृह प्रवेश है वहां गए हुए हैं, तो आज हम स्टॉक मार्केट की बात नहीं करेंगे। बट वो ज्यादा देर तक कंट्रोल होता नहीं है। ट्रू है। सो तो नहीं ये बचता। कॉमन कॉमन बीमारी है। यस, ये कॉमन बीमारी है। तो आई थिंक मेरी इस समय मेरी पूरी पर्सनालिटी में वो आ चुकी है, बिकॉज आई हैव स्पेंट सो मच टाइम हियर इन स्टॉक मार्केट। तो मैं चाहूं या ना चाहूं, अगर हम मैच भी देख रहे हैं और हम स्टॉक मार्केट वाले ही दोस्तों के साथ बैठ के देख रहे हैं,
तो भी हम मैच के ब्रेक में वो बातें डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस इज नॉट ट्रू है, ट्रू है, अ ट्रू है। अभिषेक सर, इट वाज रियली लवली टॉकिंग टू यू। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मैंने और हमारे दर्शकों ने बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त किया है, एंड होपफुली हम कंटिन्यू करेंगे और आपसे दोबारा जानने की कोशिश करूंगा। आपका ज्यादा ना वक्त लेते हुए मैं आपको फ्री करना चाहता हूं। जाइए, मैच देखिए, एंजॉय कीजिए। हैप्पी दिवाली आपको भी और हमारे दर्शकों को भी। डेफिनेटली ये वीडियो आज से 3 दिन बाद, बाली प्रथा जो है 26 तारीख को है, उस दिन आने वाला है। बट स्टिल वी बोथ विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। सर प्लीज आपके कुछ आखिरी शब्द। वेरी हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर व्यूअर्स। और मेरी तरफ से सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और आई 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 विश कि अगला ट्रेडिंग ईयर जो है आपके लिए, आपके अकाउंट में नए जीरोस को ऐड करने के लिए आप उसमें मेहनत करें। और ये चिट चैटिंग से अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिलता है तो बहुत अच्छा होगा। मेरे लिए एक पॉजिटिव फीलिंग होगी। और आपके अकाउंट में कुछ नए जीरोस ऐड करने का आपको मौका मिलेगा। थैंक यू सो प्लीज मच। प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ तो दोस्तों, फाइनली इंटरव्यू खत्म हो चुका है और सर को मैंने टाटा बाय बाय भी बोल दिया है। बट स्टिल, अगर आपको हमारी मेहनत रंग लाती हुई दिख रही है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आफ्टर वॉचिंग ये वीडियो देखने के बाद आप अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हो, प्लीज डू कमेंट। तो अगला वीडियो डेफिनेटली मैं बनाऊंगा सर के साथ कि स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, कब क्या अप्लाई करनी चाहिए। तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। हम वेट कर रहे हैं आपका। थैंक यू।